सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 28 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर, 4 जनवरी, 5, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी और 13 जनवरी यानी कि 21 शिफ्ट के क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर उन वीडियोज को आपने नहीं देखा है, इन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको समझना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, तो उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त उन्होंने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान राजा थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक साक्ष्य उनके दरबारी कवि हरिसेना द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में संरचित है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत के नेपोलियन के रूप में उनके वर्णन को सही ठहराते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है? बाइनरी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी में से बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, वेव और मिड फाइलें। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वेव, यहाँ पे वेव और यहाँ पर मिड, दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं तो उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। 2019 के स्टैनफोर्ड अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 1961 से 2010 के बीच बना दिया है। कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान है? 31%। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित दो प्रस्तावों को अपनाया। ये दो प्रस्ताव कौन से थे? एकल उपयोग प्लास्टिक और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एकल उपयोग प्लास्टिक और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर भारत द्वारा संचालित दो प्रस्तावों को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में द पीपरलेस जनरल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में कौन सा प्राधिकरण सफल रहा? IEPFA। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। अप्रैल 2019 में द पीपरलेस जनरल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ने जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने धन की कमी के कारण 17 अप्रैल 2019 को अनिश्चित काल के लिए अपने सभी परिचालन निलंबित कर दिए हैं? जेट एयरवेज। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जेट एयरवेज एयरलाइन ने धन की कमी के कारण 17 अप्रैल 2019 को अनिश्चित काल के लिए अपने सभी परिचालन निलंबित कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? हड़प्पा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर हड़प्पा की है। हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नटराज हड़प्पा में खोजी गई एक पत्थर की बनी नृत्य करती हुई मूर्ति है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले वर्तमान शाहीवाल जिला में स्थित हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। एक मूर्तिका के स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिया गया है।
इसके यानी हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप पत। 1921 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया है संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है? एस्ट्रोसैट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एस्ट्रोसैट ये भारत की पहली समर्पित बहुतरंग तरंग अंतरिक्ष वेधशाला है। यह वैज्ञानिक उपग्रह 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया गया था और यह हमारे ब्रह्मांड की अधिक विस्तृत समझ प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्या है? एक्स किरण और प्रकाशिक और पराबैंगनी विकिरण वर्णक्रम पट्टी में आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना था, क्योंकि यह ब्रह्मांड की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करेगा। इस मिशन का जीवन 5 वर्षों का है। इसके सफल प्रक्षेपण ने भारत को अमेरिका, जापान, रूस और यूरोप सहित उन राष्ट्रों जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला के चुनिंदा उत्कृष्ट समूह का सदस्य बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेड़ों और जंगलों को बचाना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये चिपको आंदोलन था क्या? चिपको आंदोलन यह 1970 के दशक में भारत में ग्रामीणों और मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन था। इस पहल का उद्देश्य उन पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना जिनकी सरकार द्वारा लॉगिंग के लिए योजना बनाई गई है। 1973 में आंदोलन हिमालयी राज्य उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा के रूप में शुरू किया गया था। तेजी से भारत में के हिमालय में फैल गया। प्राथमिक उद्देश्य पेड़ों और जंगलों को बचाना था। चिपको एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ आलिंगन करना या चिपकना है और यह प्रदर्शनकारियों को लकड़हारे को रोकने के लिए पेड़ों को पकड़ने की प्रमुख विधि को संदर्भित करता है। गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987 में चिपको आंदोलन को भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्वास और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने दक्षिणी भारत में कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीणों को अपने जंगलों को बचाने के लिए एक समान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थी, देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। अब ये फैसला 1969 में हुआ था, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई 1955 को की गई। पहली पंचवर्षीय योजना की मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए? इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल के नाम पर इसे गाडगिल योजना भी कहा गया। इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। भारत 2 युद्धों में लगा हुआ था, 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया। रक्षा उद्योग, सेना और कीमत के स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में मुद्रास्फीति देखी गई। युद्ध और सूखे के कारण यह योजना अयशस्वी हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना इस अवधि में 1969 से 74 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे: स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना के 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। यह विफल रहा। केवल 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले 3.3% की वृद्धि दर हासिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विस्तास, पियानो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विस्तास आदेशित बलसारा, वी बलसारा पियानो, जो वाद्य यंत्रों के एक जादूगर थे, ने अपने करियर के दौरान 32 बंगाली फिल्मों और 12 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया और 200 से अधिक एल्बमों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है 5.5 घंटा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय मानक समय या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत में 82.5 डिग्री देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा से की जाती है।
मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वे ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। स्थानीय समय किसी दिए गए स्थान पर दोपहर सूर्य द्वारा गिना जाने वाला समय है और मानक समय किसी देश के मानक मेरिडियन का स्थानीय समय। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच वेधशाला के ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच वेधशाला के देशांतर 0 डिग्री के औसत सौर समय का नाम है। इस देशांतर पर मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से मलिन बस्तियों का एकीकृत विकास करना है। इसमें शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के 2 घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया? जो योजना बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित है। मई 2018। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान मई 2018 में शुरू किया, जो योजना बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग कितना प्रतिशत है? 65.46। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता यानी भारत की कुल साक्षरता 74.04% है, जिसमें अगर पुरुषों के लिए गिना जाए तो पुरुषों की 82.14% है और महिलाओं के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा 65.46% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पवन चक्की। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पवन चक्की पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब बात ऊर्जा की है। ऊर्जा क्या है? ये प्रकृति और मनुष्य द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के लिए बुनियादी और सार्वभौमिक साधन है। प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। सबसे पहले पारंपरिक। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? यह अक्षय ऊर्जा है जिसका उपयोग मनुष्य लंबे समय तक करता है। इस प्रकार की ऊर्जा प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होती है और अक्षय है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन और बायोमास शामिल है। ये ऊर्जा पर्यावरण में कोई प्रदूषण पैदा नहीं करते। उदाहरण के रूप में गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं जैसे लकड़ी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास आदि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। ये है क्या पारंपरिक स्रोत? यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में उपलब्ध है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उन्हें ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें आसानी से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे सैकड़ों और लाखों वर्षों में क्षय पदार्थ से बनते हैं। उदाहरण के रूप में तेल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन और जल विद्युत आदि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत ये उदाहरण हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में? 22। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग आधे से अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात हुमायूंनामा की है और साथ साथ में गुलबदन बेगम की। सबसे पहले हुमायूंनामा किसने लिखा इसके बारे में, और हुमायूंनामा है क्या, ये किस भाषा में लिखा गया, इससे रिलेटेड, हुमायूंनामा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हुमायूंनामा यह अकबर ही थे जिन्होंने गुलबदन बेगम कौन थी? यह हुमायूं अकबर की बहन बुआ थी। ये अकबर ही थे जिन्होंने गुलबदन बेगम अपनी बुआ को हुमायूंनामा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फारसी भाषा में पुस्तक लिखी जिसका मूल शीर्षक द अहवाल हुमायूं बादशाह जमाह करदोम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर बादशाह अम्मा अकबर बादशाह था। हाल में हुमायूंनामा के रूप में जाना जाता है। गुलबदन बेगम मुगल सम्राट बाबर की बेटियों में से एक थी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूं द्वारा दिल्ली के साम्राज्य की स्थापना के 2 साल
बाद हरम की अन्य मुगल महिलाओं के साथ वापस आगरा चली आईं। उन्होंने अपने सभी संस्करण गौरव के दिन, खुशियां और अपने भाई द्वारा उसके युग में लड़े गए सभी युद्धों को लिखा। गुलबदन बेगम की शादी 17 साल की उम्र में खिज्र खान चगताई मुगल से हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हिंद स्वराज। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा वर्ष 1909 में स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखी गई। यह एक संवाद के रूप में अर्थात पाठक और किसी पत्रिका समाचार पत्र के संपादक के बीच चर्चा के रूप में लिखी गई है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल में 20 छोटे अध्याय हैं। मुख्य रूप से हिंद स्वराज 2 मुद्दों से संबंधित है: आधुनिक सभ्यता की आलोचना, भारतीय स्वराज की प्रकृति और संरचना, इसे प्राप्त करने के साधन और तरीके। यह पुस्तक मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, जो महात्मा गांधी की मूल भाषा थी। यह गांधी जी द्वारा लंदन से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के चरण में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? 1929। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पारित किया। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज के एक भाग के रूप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज पर एक सार्वजनिक घोषणा की गई। कांग्रेस ने भारत के लोगों से 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। बाद में ये बदल गया और 15 अगस्त को आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत के लिए औपनिवेशिक पद के प्रश्न पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्ताओं के टूटने का कारण पूर्ण स्वराज की घोषणा पारित की गई। 1930 के घोषणा के लक्ष्य में भारत ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। अब बात इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सोमवार के दिन हुई थी। स्थल कौन सा था जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका शुरुआत में नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 ईस्वी मुंबई अधिवेशन। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी, 1886 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज जूले, 1888 इलाहाबाद। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 सूरत अधिवेशन। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित बिशन नारायणधर की अध्यक्षता में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर। कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? अमृतसर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसे अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जब कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें चलाने का आदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं है? ए बी ठक्कर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मसौदा समिति के सदस्य थे कौन कौन से, उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मसौदा समिति ये है क्या? यह संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी। यह संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। मसौदा समिति की नियुक्ति 29 दिसंबर 1947 को हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मसौदा समिति ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों की टीम नियुक्त की। मसौदा समिति के सदस्य इस प्रकार थे: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान। मसौदा समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? 543। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? 1800। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किंग जॉर्ज III ने 26 दिसंबर 1800 और 8 दिसंबर
1823 को, 26 दिसंबर 1800 को मद्रास में और बॉम्बे, और 8 दिसंबर 1823 को बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत कितने महिलाओं के लिए आरक्षण हैं? पंचायती राज संस्थाओं, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में महिला आरक्षण, भारत में पंचायत राज निकायों जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कुल सीटों के अलावा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड 3 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। 20 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अपने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम में 50% का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर यूएनडीपी की है। यूएनडीपी की स्थापना हुई कब थी? 22 नवंबर 1965 की। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? ILO, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यह सामाजिक न्याय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अपने संस्थापक मिशन आगे बढ़ाते हुए कि श्रम शांति समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के लिए एक एजेंसी के रूप में स्थापित हुआ। यह 1919 में वर्साई की संधि द्वारा स्थापित किया गया। यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। वर्ष 1969 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसारण, हवाई रिमोट सेंसिंग, आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र क्या है? हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र है। यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी। यह डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए भी उत्तरदायी। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र को 1 सितंबर 2008 को इसरो के पूर्व विकसित केंद्र में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? पूजा रानी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पूजा रानी वो एक भारतीय महिला मुक्केबाज है जिनका जन्म 17 फरवरी 1991 को हुआ था। वह हरियाणा के भिवानी के निमरीवाली गांव की रहने वाली हैं। पूजा रानी वैश्विक टूर्नामेंट में 75 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2012 यानी पूजा रानी ने 2012 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने मिडल वेट वर्ग में रजत पदक जीता। 2015 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने कांस्य पदक जीता। पूजा रानी ने 2014 में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला एशियाई खेलों का पदक जीता। वर्ष वह 2014 एशियाई खेलों में 5 भारतीय मुक्केबाज पदक विजेताओं में से एक थी। 2019 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूजा रानी ने प्रसिद्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? फ्रांस, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 15 जुलाई 2018 को मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर खिताब जीता। 1998 में भी फ्रांस ने फीफा विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। लिथुआनिया, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लिथुआनिया आधिकारिक तौर पर लिथुआनी गणराज्य यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है। यह 3 बाल्टिक राज्यों में से एक है। बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। लिथुआनिया अपनी युद्ध पूर्व स्वतंत्रता की बहाली की घोषणा करके सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला गणराज्य था। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ने घोषणा की कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ऐसा करने वाला वह सोवियत गणराज्य है। लिथुआनिया जोर देकर कहते हैं 1940 में सोवियत संघ में उनका शामिल होना एक गैर कानूनी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? जिम्नोस्पर्म, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जिम्नोस्पर्म शब्द का अर्थ नग्न बीज है और बीज फल के अंदर संलग्न नहीं होते बल्कि इसके बजाय उजागर होते हैं। शंकु के स्तर पर पाइन शंकु की तरह होते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप समुदाय से संबंधित हैं। जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर, साइकैड्स, गेनेटोफाइट्स और गिंकोफाइटा डिवीजन और जिंकवो बिलोबा की प्रजातियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है,
अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फास्फेट समूह एडेनिन शर्करा राइबोज से बना एक कार्बनिक यौगिक है। ये अणु शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी अणु की खोज वर्ष 1929 में जर्मन रसायनज्ञ कार्ल डोहमैन ने की थी। ये एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संश्लेषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है थायरॉक्सिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतरास्रवी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि एक द्विपालिक उच्च समयनी अंग है। थायराइड ग्रंथि फॉलिकल्स आकार में गोल और स्ट्रोमल ऊतकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड कूपिक कोशिकाओं से बना होता है जो एक गुहा को घेरता है। आयोडीन थायरोक्सिन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथियों में थायरोक्सिन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। थायराइड में हार्मोन संश्लेषण की दर सामान्य दर के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और थायराइड ग्रंथि का विस्तार होता है, जिसे आमतौर पर घेंघर कहा जाता है। जब थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव की दर असामान्य रूप से उच्च स्तर तक बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म के रूप में जाना जाता है। यह किसी जीव के शरीर क्रिया विज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या कहलाती है? डायोप्टर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डायोप्टर या लेंस की क्षमता की एसआई इकाई एक डायोप्टर मीटर में मापी गई फोकल दूरी के विक्रम के बराबर होता है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकल दूरी के आधार पर प्रकाश किरणों के अभिसरण और विचलन की क्षमता है। लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों के अभिसरण करने की क्षमता है। परिभाषा, लेंस की क्षमता मीटर में इसकी केंद्रीय लंबाई के व्युत्क्रम होती है, जहां f बराबर 1 मीटर, p बराबर 1/f एक डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनित्र। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह पहली बार फैराडे द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं जनरेटर का मूल सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। Thanks for watching.